Hello friends, welcome to your next lecture of 12th Economics Chapter 2 Utility Analysis. यूटिलिटी एनालिसिस का अभी तक हमने 6-7 सेशंस देखे हैं और इन सारे सेशंस में मिला के हमने बहुत सारी चीज़ें कवर की है, जैसे यूटिलिटी के फीचर्स, टाइप, कंसेप्ट उसके, टोटल एंड मार्जिनल यूटिलिटी, उनका रिलेशन, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, उसके अजम्पशंस, ये सब देखने के साथ साथ जो रिलेवेंट कंसेप्ट थे जो सिलेबस में नहीं थे बट थोड़े से कनेक्टेड थे, तो वो एक्स्ट्रा चीजें भी हमने देखी, जैसे नॉर्मेटिव, पॉजिटिव, देन कंज्यूमर सरप्लस का थ्योरी। ये सारी चीजें पिछले सेशन में मैंने रिवाइज करवाई थी और इस सेशन में और उसके उसी के साथ साथ एक क्वेश्चन भी आपको दिया था। कंज्यूमर सरप्लस का समझाने के बाद आपको एक क्वेश्चन दिया गया था और आपके जो भी डाउट्स है या इस चीज के ऊपर क्या पॉसिबल न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आ सकते हैं वो हम आज के सेशन में देखेंगे। तो आज का सेशन एग्जैक्टली कोई नया टॉपिक नहीं लेके आएगा, बट जो पिछले टॉपिक है उनकी क्लियरिटी और बेटर करेगा। तो ये सेशन आप अच्छे से देखिए सो दैट अभी तक का जितना भी पार्ट हमने पढ़ा हुआ है इस चैप्टर का वो हमारा आसानी से खत्म हो जाएगा और फिर उसके बाद 3 या 4 मैक्सिमम सेशंस एंड देन आपका ये चैप्टर कंप्लीट होगा। सो सबसे पहली चीज जो आज हम कवर करेंगे वो है न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। फिर उसके बाद जो यूजुअल कुछ इंटरेस्टिंग डाउट्स आए हैं स्टूडेंट्स की तरफ से वो सारे डाउट्स, एंड देन जो लास्ट मैंने क्वेश्चन पुट किया था कि एक लॉ ऑफ डीएमयू जो के हिसाब से एक शेड्यूल मैंने आपको बनाया था और मैंने बोला था कि आपको ये चेक करना है कि ये शेड्यूल सही है या नहीं है, तो ध्यान रखना है। अब सबसे पहले एक पीडीएफ जो रहेगी आपको जिसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चंस है, ये यूटिलिटी का कोई पर्टिकुलर शेड्यूल ये आपके सामने रखा गया है। इसका जो है न्यूमेरिकल क्वेश्चंस ये जो पीडीएफ में मैंने शेड्यूल्स बनाए हैं इसकी भी लिंक लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में, जो डिस्क्रिप्शन रहेगा वहाँ पे अवेलेबल रहेगा, वहाँ से आप ये ले सकते हो। अब ये शेड्यूल अगर आप देखते हो, ये न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के लिए मैंने बनाया हुआ है। अब आप यहाँ देख सकते हो 3 कॉलम्स दिए हैं, नंबर ऑफ यूनिट्स, टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे 12 यूनिट्स है, टोटल दिया है, मार्जिनल दिया है। अब याद रखना इस टाइप के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस 12th स्टैंडर्ड के एग्जाम में आना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि पहले भी ये पार्ट सिलेबस में था, कभी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस वहां आए नहीं। बट आप में से जो भी स्टूडेंट आगे सीए, सीएस या सीडब्ल्यूए फाउंडेशन वगैरह करना चाहता है, सीएमए फाउंडेशन, उनके लिए ये बहुत ज्यादा रिलेवेंट रहेगा। और साथ ही साथ में हो सकता है, पता नहीं, अभी तक नहीं पूछा इसका मतलब पूछेंगे ही नहीं, ऐसा नहीं है। इस बार क्वेश्चनिंग जो है, मतलब लास्ट ईयर जो नया सिलेबस इंट्रोड्यूस्ड हुआ है उसमें जो क्वेश्चनिंग है वो थोड़ी इंटरेस्टिंग बनाई और बेटर बनाई है, तो हो सकता है कि न्यूमेरिकल बेस्ड भी आपको कोई क्वेश्चंस पूछे जाए, तो प्लीज ये ध्यान से समझ लेना ना। अब यूजुअली होता ऐसा है कि ये तो बहुत बड़ा टेबल है, यूजुअली ऐसा होता है कि इसमें से कोई 2 या 3 चीजें ढूंढने के लिए बोली जाती है। जैसे अभी यहाँ पे कुछ मिसिंग फिगर्स है, तो अगर आप यहाँ ध्यान देते हो तो इस टेबल के अंदर नंबर ऑफ यूनिट्स वगैरह के बाद, अब जैसे यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, यहाँ ए है, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल। अब ये इतने सारे मिसिंग फिगर्स हैं और इनमें से यूजुअली टेबल देके 2 या 3 पूछे जा सकते हैं। हम तो सारे ही कैलकुलेट कर लेंगे, हमें वो सीखना ही है। तो जो मार्जिनल और टोटल का फॉर्मूला या जो रिलेशन हमने देखा था कि इंडिविजुअल प्रोडक्ट से मिलने वाली यूटिलिटी इज मार्जिनल, और जितने भी इंडिविजुअल्स है उन सबको ऐड करो तो आपको मिलती है टोटल यूटिलिटी। तो एक बेसिक मंत्र जो हमने पढ़ा था, अगर आपको याद होगा, दैट मार्जिनल से मार्जिनल मिलाते जाओ तो टोटल बनता है, 2 टोटल को अलग करो, 2 सब्सिक्वेंट टोटल को अलग करो तो मार्जिनल रह जाता है। बस वही फॉर्मूला जो है वो हमें यहाँ अप्लाई करना है। सो लेट्स सी, देखेंगे वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप हम इसको अप्लाई करेंगे। तो जैसे सबसे पहला जो पार्ट है टोटल यूटिलिटी, 0 यूनिट के लिए 0 है, मार्जिनल यूटिलिटी भी यहाँ क्वेश्चन मार्क दिया है, ये भी 0 ही रहेगी फॉर अ सिंपल रीजन, क्योंकि अगर कोई कंजम्पशन ही नहीं हुआ है तो कोई वांट सेटिस्फाई नहीं होगी, इसलिए यूटिलिटी 0। फर्स्ट यूनिट का अगर आप मार्जिनल यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी देखोगे तो वो 1800 है और मार्जिनल यूटिलिटी ए। अब फर्स्ट यूनिट के लिए मार्जिनल और टोटल दोनों सेम होता है, बिकॉज टोटल मार्जिनल के एडिशन से बनता है। अब एक ही यूनिट है तो उसका एडिशन उतना ही रहेगा, तो यहाँ पे ए की जो वैल्यू है वो आएगी 1800। अब अगर आप आगे बढ़ते हो बी, अब बी ये जो फिगर है ये सेकेंड, आप यहां देख सकते हो सेकेंड यूनिट का टोटल यूटिलिटी है, कहीं और ही चला गया वो डायरेक्शन, सेकेंड यूनिट का टोटल यूटिलिटी पूछा है। अब अगर मैं इनिशियली एटलीस्ट फॉर्मूला बेस्ड जाऊं तो फॉर्मूला अगर आपको याद होगा तो फॉर्मूला कुछ इस तरीके से था, टोटल यूटिलिटी ऑफ एन इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ 1 प्लस मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ 2 और टिल जितना भी आप जा पाओ उतना।
अब हमें बोला गया है टू कैलकुलेट टोटल यूटिलिटी ऑफ सेकेंड यूनिट। याद रखना सेकेंड का टोटल। अब सेकेंड यूनिट का टोटल मतलब दो मार्जिनल की एडिशन, दो ही मार्जिनल्स यहां पे ऐड करने हैं, मार्जिनल ऑफ फर्स्ट प्लस मार्जिनल ऑफ टू। तो अब हम यहां पे अगर देखते हैं तो हमारे पास दोनों के मार्जिनल हमने निकाले हुए, मतलब ए वाला फिगर 1800 निकाला है, दूसरा 1600 दिया है। तो बेसिकली बी का जो वैल्यू आएगा वो आएगा 1800 प्लस 1600। तो अगर इसकी हम टोटल करते हैं तो वो आता है 3400। तो जो बी का वैल्यू है वो आएगा 3400। दैट इज सेकेंड यूनिट का टोटल, दो मार्जिनल को ऐड करके। अब थर्ड पॉइंट पे अगर हम देखते हैं जहां सी वैल्यू आपको निकालने के लिए बोली है, सी वैल्यू इज बेसिकली मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ थर्ड यूनिट। थर्ड का मार्जिनल निकालने के लिए बोला है। अब जैसे टोटल का एक क्वेश्चन हमने फॉर्मूला बेस देखा, वैसे मार्जिनल का भी देख लेते हैं। मार्जिनल यूटिलिटी का फॉर्मूला अगर याद होगा तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एन इक्वल्स टू टोटल यूटिलिटी ऑफ एन माइनस टोटल यूटिलिटी ऑफ एन माइनस वन। तो मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो थर्ड यूनिट का निकालना है, तो n इज 3, टोटल यूटिलिटी ऑफ 3 माइनस टोटल यूटिलिटी ऑफ 3 माइनस 1। नाउ 3 माइनस 1 मतलब पिछले वाले का टोटल विल बी 2। सो टोटल यूटिलिटी ऑफ थर्ड माइनस टोटल यूटिलिटी ऑफ सेकेंड, ये आंसर जो है ये आपको थर्ड यूनिट की मार्जिनल यूटिलिटी देगा। याद रखना आप में से बहुत सारे लोग हो सकते हैं जो कैलकुलेशंस में थोड़े क्विक है, तो वो ऑलरेडी फटाफट ये आंसर्स निकाल चुके होंगे, बट हम स्टेप बाय स्टेप जाने की कोशिश करेंगे सो दैट एक एक क्वेश्चन तो भी हम स्टेप बाय स्टेप जाएंगे, सो दैट जिसको थोड़ा सा भी प्रॉब्लम लग रहा है वो फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करके आंसर्स निकाल सकता है। तो आगे बढ़ते हैं, थर्ड का टोटल देखते हैं कितना दिया हुआ है आपको यहाँ पे 4800, और माइनस आपको करना है सेकेंड, तो 4800 माइनस 3400। अब इसका आंसर अगर हम निकालेंगे तो वो आएगा 1400। तो इसका जो आंसर है सी का, सी इक्वल्स टू 1400। लाइक दिस हम ये सारे नंबर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। अब अगला देखते हैं डी। डी इज फोर्थ का टोटल यूटिलिटी। याद रखना सेकेंड कॉलम टोटल यूटिलिटी का है, फोर्थ का टोटल। अब फोर्थ का टोटल कैसे निकालेंगे, सबका मार्जिनल ऐड करेंगे 4 तक का। अब अगर हम थोड़ा सा ध्यान देते हैं तो यहाँ पे ये ध्यान रखना, ये जो 4800 है ये 3 का टोटल है, तो उसमें चौथे का मार्जिनल ऐड कर दो। मतलब आपको बहुत ज्यादा बड़ा फॉर्मूला में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर या इवन मैं इसको पुट भी करूं, टोटल यूटिलिटी ऑफ फोर्थ इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4। अब अगर हम थोड़ा सा दिमाग अप्लाई करें तो यहां पे ये जो 3 है, mu1 प्लस mu2 प्लस mu3, 3 का मार्जिनल मतलब 3 का टोटल वो हमारे पास ऑलरेडी है, दैट इज 4800। तो आपको पूरे तीनों का वापस लेके एक एक एडिशन करने से अच्छा है इमीडिएटली शॉर्टकट आंसर मिल जाएगा, 3 का टोटल, फिर उसमें मार्जिनल ऐड करो चौथे का 1200, तो आपको आंसर मिल जाएगा दैट इज 6000। तो इस तरीके से भी हम थोड़ा सा दिमाग अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ पे ये आंसर निकल सकता है। आप रेगुलर तरीके से गए, इन चारों मार्जिनल्स की एडिशन अगर की आपने 1800, 1600, 1400 प्लस 1200, तो भी 6000 आएगा। डायरेक्टली थर्ड की टोटल में फोर्थ का मार्जिनल ऐड कर दो, क्योंकि टोटल ऑफ फोर्थ मतलब 4 मार्जिनल के एडिशन, जिसमें से 3 का आंसर ऑलरेडी हमारे पास पहले ही है, तो बस एक ऐड करके आपको आंसर निकाल सकते हो। देन फिफ्थ में आते हैं, तो ई पॉइंट जो दिया है वो है मार्जिनल यूटिलिटी। आपको मार्जिनल यूटिलिटी निकालना है फिफ्थ का। फिफ्थ का मार्जिनल कैसे निकलेगा, टोटल ऑफ फिफ्थ माइनस टोटल ऑफ फोर्थ। तो फिफ्थ की टोटल है 7000, उसमें से माइनस करो 6000, तो आंसर आपको इजीली मिल जाएगा 1000। फिर से आते हैं 6 एफ पॉइंट की तरफ। एफ इज सिक्स्थ का टोटल, सिक्स्थ का टोटल यूटिलिटी बोला है, प्लीज ध्यान रखना। अब सिक्स्थ का टोटल मतलब कैसे निकलेगा, 6 मार्जिनल्स ऐड करने पड़ेंगे, जिसमें से ऑलरेडी 5 मार्जिनल जो हमारे हैं, 5 का टोटल है 7000, तो एक मार्जिनल ऐड करेंगे तो वो आएगा 7800। फिर जी पॉइंट, जी पॉइंट क्या बोला है उन्होंने, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ
7th यूनिट। अब 7th का मार्जिनल कैसे निकलेगा? टोटल ऑफ 7th माइनस टोटल ऑफ 6, तो टोटल कितना है 8400 माइनस 7800, तो ये आ जाएगा आपके लिए 600। फिर एच में जाते हैं, एच में भी आपको मार्जिनल ही निकालना है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ 8। अब ये निकालने के लिए फिर से टोटल यूटिलिटी ऑफ 8 माइनस टोटल यूटिलिटी ऑफ 7, तो 8800 माइनस 8400 विल बी 400, तो यहां पे आंसर आएगा 400। नेक्स्ट, आई पॉइंट दिया है, आई इज बेसिकली टोटल ऑफ 9th यूनिट, टोटल यूटिलिटी ऑफ 9th, तो 8 का टोटल हमारे पास ऑलरेडी है 8800, उसमें एक मार्जिनल ऐड कर दो 9th का मिल जाएगा, सो 9000। फिर 10th के लिए जाते हैं, 10th का आपको टोटल निकालने के लिए बोला है। अब 10th का मार्जिनल अगर आप देखोगे तो वो 0 है, तो 9th और 10th में कुछ भी एडिशन नहीं हो रहा है। 9th यूनिट के बाद डायरेक्टली 10th में अगर आप मार्जिनल ऐड करोगे तो वो 0 रहेगा, सो 9000 प्लस 0 अगेन 9000। फिर के पॉइंट की बात करते हैं, के पॉइंट में निकालने के लिए बोला है आपको मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ 11th। अब 11th का मार्जिनल कैसे निकलेगा? 11th का टोटल माइनस 10th का टोटल। अब 11th का टोटल है 8800, याद रखना ये के लिए मैं आंसर निकाल रहा हूं, 8800 माइनस 9000। प्लीज ध्यान रखना ये कैसे निकाला है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ 11th का हम आंसर निकाल रहे हैं TU11 माइनस टोटल यूटिलिटी ऑफ 10th, इस तरीके से। तो 8800 माइनस 9000, तो अब यहां पे बेसिकली मार्जिनल यूटिलिटी निगेटिव आएगा। और अगर आपको याद होगा तो हमने देखा है कि पॉइंट ऑफ सटाइटी जहां मार्जिनल 0 होता है वो पॉइंट ऑफ सटाइटी है, उसके बाद कंजम्पशन कंटिन्यू रहा तो मार्जिनल यूटिलिटी निगेटिव होगा और टोटल और डिक्लाइन होता जाएगा। फिर एल इज बेसिकली टोटल यूटिलिटी ऑफ 12th। अब फिर से एक बार 11th का टोटल हमारे पास अवेलेबल है 8800 प्लस माइनस 600 करना, याद रखना मार्जिनल यूटिलिटी और निगेटिव हो रही है तो टोटल और डिक्लाइन होगा, तो 8800 माइनस इस बार माइनस 600 जो आएगा तो वो आएगा 8200। और इस तरीके से डीएमयू के बेसिस पे या रिलेशनशिप बिटवीन टोटल और मार्जिनल यूटिलिटी के बेसिस पे आपको टेबल दिया जा सकता है और दिए हुए टेबल पे आपको क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि सर्टन, जैसे अभी यहाँ पे कुछ मिसिंग फिगर्स रखी गई A B C D एक्सेट्रा, तो वैसे आपको ये आंसर्स मिल सकते हैं। नेक्स्ट, फिर आगे बढ़ते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन में, जैसे डीएमयू के था वैसे ही कंज्यूमर सरप्लस का जो पर्टिकुलर पार्ट है उसमें भी आपको ये कैलकुलेशंस के लिए आ सकते हैं। जैसे ये टेबल एग्जैक्टली वही है जो हमने डिस्कशंस में देखा था, वही टेबल है। तो यहाँ पे जो बेसिक क्वेश्चन आ सकते हैं बेसिकली, तो वो कैलकुलेशंस इंडिविजुअल आ सकते हैं। आपको पूछ सकते हैं कि एक यूनिट का कंज्यूमर सरप्लस कितना है, फर्स्ट यूनिट का कंज्यूमर सरप्लस कितना है। तो कंज्यूमर सरप्लस का अगर फॉर्मूला आपको याद होगा, इट इज मार्जिनल यूटिलिटी माइनस प्राइस। तो यहाँ पे आएगा वो 30 माइनस 20 10, ऐसा किसी भी यूनिट के लिए पूछ सकते हैं। तो अभी अगर मैं कैलकुलेट करूं तो यहाँ पे 8 6 4, जस्ट अ सेकेंड, 4 आता है, फिर आएगा 2, फिर 0 एंड देन यहाँ पे -2। तो इस तरीके से कंज्यूमर सरप्लस पूछा जा सकता है। या एक और चीज जो पूछा जा सकता है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहाँ है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कौन से यूनिट पे है। अब अगर आपको याद होगा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम मतलब मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, तो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन कहां पे है, मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू प्राइस, और वो जो पार्ट है वो आता है 6th यूनिट के लिए। तो वहां पे आ सकता है, फिर उसका आंसर रहेगा 6th यूनिट है जहां पे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम आएगा। इवन ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि टोटल कंज्यूमर सरप्लस कितना है, टोटल, एक यूनिट का नहीं, टोटल कंज्यूमर सरप्लस कंज्यूमर को कितना मिलेगा। तो टोटल कंज्यूमर सरप्लस जो है वो इन सब की एडिशन रहेगा। याद रखना ये वाला 7th वाला यूनिट कंज्यूमर कंज्यूम नहीं करेगा, क्योंकि कोई भी रैशनल कंज्यूमर जितना प्रोडक्ट वर्थ लग रहा है उससे ज्यादा पे नहीं करेगा, तो वो 6 ही यूनिट खरीदेगा।
तो ये 6 यूनिट मिला के उसका सरप्लस कितना आता है, तो उसका आंसर है 30। ये भी हमने देखा हुआ था एक्सप्लेनेशन में, 10 + 8 + 6 + 4 + 2 ऐसा। इसको थोड़ा और चेंज भी किया जा सकता है, मतलब टेबल ऐसा देंगे, टेबल ऐसा दे देंगे और बोलेंगे इफ, ध्यान से सुनना क्वेश्चन, इफ प्राइस, if price changes to ₹24 per unit, 24 per unit, नाउ अब इक्विलिब्रियम कहाँ आएगा? अब प्राइस चेंज हो गई, 20 रुपए के हिसाब से शेड्यूल दिया, बट बोला कि अगर ये 20 नहीं 24 रुपए है तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहाँ आएगा? अब अगर हम इसका क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो mu इक्वल्स टू प्राइस, अब 24 mu इज एट 4th यूनिट, तो अगर इंस्टेड ऑफ 20, ध्यान से सुनो, इंस्टेड ऑफ 20 प्राइस अगर 24 है, तो जो नया इक्विलिब्रियम आएगा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम जो आएगा वो 4th यूनिट पे आएगा, 6th की जगह वो 4th आएगा। तो इस तरीके से वेरिएशन किए जा सकते हैं। इवन एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, मतलब इस चीज में, इस शेड्यूल में सबसे पॉसिबल ट्रिकी क्वेश्चन वो ये भी कर सकते हैं, सेम सिचुएशन, ध्यान रखना, यहाँ पे स्टूडेंट एक यूजुअल गलती कर देते हैं, इसलिए मार्क्स भी चले जाते हैं, ध्यान से सुनना। इफ प्राइस चेंजेस टू ₹24 पर यूनिट, हाउ मच, क्वेश्चन ध्यान रखना, हाउ मच कंज्यूमर सरप्लस will be enjoyed or derived by consumer। क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना और समझना कि अगर प्राइस 24 रुपीज से चेंज हो गई, मतलब 20 से 24 हो गया, तो कंज्यूमर का टोटल, हाउ मच टोटल कंज्यूमर सरप्लस, ओवरऑल कंज्यूमर सरप्लस कितना मिलेगा, ये आपको कैलकुलेट करने के लिए बोला जा रहा है। भले 2 मिनट ले लो, लेक्चर पॉज कर लो और कैलकुलेट करके देखो उस टेबल में। मैंने इस लेक्चर, ये जो क्वेश्चन है उसकी पीडीएफ भी नीचे लिंक में दी है, तो आप कैलकुलेट, खुद से कैलकुलेट करो। मेरा क्वेश्चन ये है कि शेड्यूल यही दिया है, बट क्वेश्चन ऐसा बोला कि अगर प्राइस 24 हो गई तो टोटल कंज्यूमर सरप्लस कितना आएगा, टोटल कंज्यूमर सरप्लस वो कितना एंजॉय करेगा। और कंज्यूमर को, कंज्यूमर सरप्लस कहां तक होता है, जहां उसका इक्विलिब्रियम है, वहां तक के ही यूनिट आपको देखने पड़ेंगे। जैसे पहले हमने 6 यूनिट देखे, बट अब यूनिट चेंज हो जाएंगे, अब 6 यूनिट वो कंज्यूम नहीं करेगा, अब वो यूनिट कम कंज्यूम करेगा। ये अब तक आप समझ चुके होंगे। तो भले ही लेक्चर रोक लो, क्वेश्चन देख लो और अच्छे से कैलकुलेट करके फिर ये आंसर खुद से पहले निकालने की कोशिश करो कि क्या आंसर आ सकता है। ये थोड़ा सा ट्रिकी होता है, तो ध्यान से करना जरूर। और टोटल कंज्यूमर सरप्लस कितना मिलेगा उसको उस नए प्राइस पे, 20 रुपीज पे नहीं, 24 रुपीज पे, अगर प्रोडक्ट की प्राइस 24 है तो। नाउ अब अगर हम इसका आंसर निकालने गए और अगर आपका आंसर, ध्यान रखना, किसी का भी आंसर अगर पूरा देखो फिर बाद में कंक्लूड करना, किसी का भी आंसर अगर ऐसा है 10 + 8 + 6 + 4 और ये आंसर है 28, ऐसा अगर किसी का आंसर आता है तो ये आंसर जो है ये गलत है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने क्या किया होगा, या बहुत बार स्टूडेंट क्या करते हैं कि नया कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहां पे है, 4th यूनिट। कंज्यूमर कितने यूनिट कंज्यूम कर रहा है, 4, टेबल तो दिया है, सीधा सीधा इन चारों का एडिशन कर लिया कि 10 + 8 + 6 + 4, इतना एडिशन कर लिया, दैट्स इट। और वो आंसर जो आया 28 कि ये कंज्यूमर सरप्लस है, ऐसा वो ये कंज्यूमर सरप्लस 28 है ऐसा निकाल के खत्म कर देते हैं। अब ये बहुत बड़ी गलती है। यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट जल्दी की वजह से या बहुत घाई करने की वजह से क्या कर रहे हैं, ये जो कंज्यूमर सरप्लस निकालने के लिए प्राइस लिया है ये 20 ही है, जबकि क्वेश्चन में पूछा है कि इफ प्राइस चेंजेस टू 24, मतलब अब ये है कि अब 24 के हिसाब से आपको सरप्लस निकालना है, जो अलग आएगा। इसके लिए आपको फिर से एक बार ये कैलकुलेशंस करने पड़ेंगे। जैसे अगर यूनिट की अगर हम बात करें, यूनिट 1 2 3 4 5,
मार्जिनल यूटिलिटी शेड्यूल तो सेम रहेगा, 30, 28, 26, 24, 22। मैं फिफ्थ के आगे नहीं ले रहा, उसका काम भी नहीं आएगा। प्राइस बदल गई है, ये भूलना मत। तो प्राइस जो हो गई है, हमारे क्वेश्चन में हमने प्राइस चेंज 24 देखा है। राइट, तो ये प्राइस चेंज जो देखा है ये 24 है, ये ध्यान रखना। अब अगर हम कंज्यूमर सरप्लस निकालते हैं, जो आखिरी कॉलम है विच इज मार्जिनल यूटिलिटी माइनस प्राइस, सो यहां आएगा 6, यहां आएगा 4, 2, 0। अच्छा, डेल्टा हो गया, कोई बात नहीं, ये होगा 0। और यहाँ पे रिलेवेंट ही नहीं है, क्योंकि कोई भी कंज्यूमर, रैशनल कंज्यूमर, अगर उसको 22 रुपीज का वर्थ लग रहा है प्रोडक्ट, तो 24 देगा नहीं, वो फिफ्थ यूनिट खरीदेगा ही नहीं। उसका मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन जो है वो फोर्थ यूनिट पे ही आएगा। और इसी रीजन की वजह से वो 4 यूनिट कंज्यूम करेगा, और उसका सरप्लस जो है अब वो 10,8 नहीं रहा, वो मार्जिनल यूटिलिटी माइनस प्राइस में 6, 4, 2। अब ये जो आंसर है ये आएगा 12, कि अगर प्राइस 24 रुपीज ड्रॉप हुई तो टोटल कंज्यूमर सरप्लस जो कंज्यूमर को मिलेगा वो रहेगा 12 यूनिट्स एंड नॉट द 28 और समथिंग एल्स, बिकॉज ऐसी गलती यूजुअली जल्दी जल्दी में स्टूडेंट्स कर देते हैं, और उसी वजह से, उसी पर्टिकुलर रीजन की वजह से ये मार्क्स जाते हैं। तो ये शेड्यूल्ड, या ये शेड्यूल्स आ सकते हैं मार्जिनल यूटिलिटी के, टोटल यूटिलिटी के, या कंज्यूमर सरप्लस प्राइस के, और उसके कॉम्बिनेशन में अलग अलग क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं। तो इस चीज के लिए अलर्ट रहना। अगेन 12th के एग्जाम में पॉसिबिलिटी कम है, बट 100% हम गारंटी नहीं दे सकते। और CS वगैरह के एग्जाम में, फाउंडेशन एग्जाम में तो ये काम आना ही है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट का 12th के बाद वही करियर ऑप्शंस होते हैं, तो आप ये उसके लिए भी आपका ये काम आसान हो जाएगा। नेक्स्ट, तो ये बेसिकली न्यूमेरिकल क्वेश्चंस का पार्ट था। इसके ऊपर भी आपको कोई डाउट आता है तो आप पूछ ही सकते हो, कोई इशू नहीं है। नाउ कुछ इंटरेस्टिंग डाउट्स जो पूछे गए उनके बारे में मैं थोड़ा डिस्कशन करूंगा। अब यहाँ पे मैंने मेरे या आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए इजी रहे इसके लिए लिखा है। तो किसी स्टूडेंट का क्वेश्चन था कि और ज्यादा पैसे देने को तैयार है तो क्या। पहली चीज, जब हम मार्जिनल यूटिलिटी का शेड्यूल लिख रहे हैं या बना रहे हैं, ये 500, 400, 300, 200, 100, इट इज द अमाउंट विच अ कंज्यूमर इज रेडी टू पे। तो अगर कंज्यूमर, मतलब उन्होंने क्लियरली स्पेसिफिकली जो शेड्यूल मैंने बनाया था एक्सप्लेनेशन करने के लिए, वही शेड्यूल से मुझे फोटो निकाल के बोला कि सर अगर इस शेड्यूल में वो और पैसे देने के लिए तैयार है, तो और पैसे देने के लिए अगर तैयार है तो ये चीज 500 से स्टार्ट नहीं होगी, फिर ये कहीं और से स्टार्ट होगी। मतलब ये 600, 800, 1000 जहां से भी आप देने को तैयार हो। और जैसे कि मैंने बोला कि ये हर कंज्यूमर के लिए अलग अलग हो सकता है। तो जब ये बोलते हो कि कोई पर्टिकुलर स्टूडेंट बोलता है कि सर और पैसे देने के लिए तैयार है, तो आप अगर वो एग्जाम्पल चेंज करना चाहते हो तो वो चेंज करके फिर डाउट पूछो। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी स्टूडेंट का क्वेश्चन था कि सर अगर उसको वो पहला यूनिट जो है वो 600 का वर्थ लगा, 500 का नहीं, तो अगर 600 का वर्थ लगा तो उसका शेड्यूल 600, 500, 400, 300, 200 ऐसा स्टार्ट होगा। और उस कंज्यूमर के लिए, जैसे यहाँ पे थर्ड यूनिट पे ये इक्वलिटी आई थी, MU इक्वल्स टू प्राइस, ये कितने के लिए आया था? थर्ड, जो मैंने एग्जाम्पल दिया था। अब जो ये स्टूडेंट का एग्जाम्पल था कि अगर वो और ज्यादा पैसे देने के लिए तैयार है, तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ में फोर्थ के ऊपर वो इक्वलिटी आएगी जहां MU इक्वल्स टू प्राइस है, और वो कंज्यूमर 3 नहीं 4 यूनिट खरीदेगा, क्योंकि उसको उसमें से ज्यादा वर्थ मिल रहा था, तो इसीलिए उसने ज्यादा यूनिट खरीदे। जिसको 500 से मिल रहा था वो 500 से खरीदेगा। फिर एक और क्वेश्चन आया था कि अगर उसने 1 यूनिट लिया और वो कंज्यूम करने के बाद उसको लगा कि अरे नहीं ये तो चीज बहुत अच्छी है, इसके लिए तो मैं 1000 रुपए भी दे सकता हूं। जब कमोडिटी देखा तो उसको 500 रुपए वर्थ लग रहा था, फिर लेने के बाद उसको लगा कि ये तो 1000 रुपए का, मतलब कंज्यूम करने के बाद उसको लगा कि 1000 रुपए का वर्थ है। पहली चीज, एक तो अगर कंज्यूमर रैशनल है तो उसको सही गलत क्या है, उसको क्या पसंद है, कितना पसंद है, ये सबका नॉलेज है। अब अगर उसको वो नॉलेज नहीं था, वो उसने 1 यूनिट कंज्यूम किया, कंज्यूम करने के बाद अब वो और ज्यादा खरीदना चाहता है, सो दीज टू आर द डिफरेंट ट्रांजैक्शंस। ये दोनों सेम ट्रांजैक्शन नहीं है, सिचुएशन बदल चुकी है। पहला यूनिट कंज्यूम करते वक्त जब उसको लगा, याद रखना कोई प्रोडक्ट था, नया था, ऐसा हो सकता है कोई नया प्रोडक्ट है और कंज्यूमर को, और रियल लाइफ में हो सकता है कि कंज्यूमर को लगा कि ये शायद 500 रुपए का वर्थ है,
उसने वो खरीदा, यूज किया, यूज करने के बाद उसको लगा यार ये चीज तो बहुत गजब है, इसके लिए तो 1000 रुपए भी दे सकते हैं। फिर क्वेश्चन ये था कि सर पहले वाले के लिए 500, अब दूसरे वाले के लिए 1000, मार्जिनल यूटिलिटी तो बढ़ रहा है। बट प्रॉब्लम ये है कि पहली और दूसरे ये दोनों कंटिन्यूअस ट्रांजैक्शन नहीं है, ये अलग अलग ट्रांजैक्शन है, और इसीलिए हम उसके लिए वो डीएमयू अप्लाई नहीं कर पाएंगे। दूसरी चीज, सिचुएशन कांस्टेंट नहीं है। पहला यूनिट जब उसको 500 रुपए का वर्थ लग रहा था, उसके पहले उसको प्रोडक्ट का नॉलेज नहीं था। अब यूज करने के बाद उसको प्रोडक्ट का नॉलेज आया, सो अदर थिंग्स आर नॉट कांस्टेंट। अगर लॉ ऑफ डीएमयू का स्टेटमेंट आपको याद होगा, शुरुआत कहां से होती है? अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट, द एडिशनल बेनिफिट व्हिच अ पर्सन डिराइव्स फ्रॉम अ गिवन इंक्रीज इन अ स्टॉक ऑफ थिंग डिमिनिशेस विद एवरी इंक्रीज इन द स्टॉक दैट ही ऑलरेडी हैज। और ऐसे ही लर्न होना चाहिए पूरा के पूरा। तो ये जो पर्टिकुलर पार्ट है वहां पे शुरुआत हुई थी अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट। तो जब उसको लगा पहले यूनिट के लिए 500 का वर्थ था, उसने खरीद लिया, यूज करने के बाद उसको लगा कि यार इसके लिए तो मैं 1000 रुपए भी दे सकता हूं और 1000 रुपए देने के लिए भी तैयार है। तो एक्चुअली ये दो डिफरेंट सेट ऑफ ट्रांजैक्शंस हैं जिसमें कंटिन्यूटी नहीं है, पहला प्रॉब्लम। दूसरा, सिचुएशन बदल चुकी है। पहले प्रोडक्ट के वक्त 500 रुपए देने के लिए जब वो रेडी था, तब उसको प्रोडक्ट की यूटिलिटी का पूरा नॉलेज नहीं था। यूज करने के बाद उसका नॉलेज और उसका अवेयरनेस प्रोडक्ट के यूज के बारे में बढ़ा है, और यही रीजन है जिसकी वजह से हम उसको डीएमयू का एक्सेप्शन या डीएमयू नहीं फॉलो हो रहा है ऐसा नहीं बोल सकते। इन ऑल दीज केसेस डीएमयू विल बी वैलिड। तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर अगला क्वेश्चन जो आता है वो है बार्गेनिंग। यूजुअली बार्गेनिंग का ये जो क्वेश्चन है ये मुझे हर साल पूछा जाता है, स्पेशली गर्ल्स की तरफ से ये क्वेश्चन आता है। निगोशिएशन में काफी काफी टैलेंट हम बोल सकते हैं कि निगोशिएशन का, बार्गेनिंग या थोड़ा कमर्शियल टर्म्स में बात करें तो निगोशिएशन में वो काफी काफी अच्छे होते हैं। तो उनका ऐसा बोलना है कि सर अगर हम प्रोडक्ट लेने के लिए गए, हमने प्रोडक्ट देखा, हमको 1000 रुपए का वर्थ लगा, फिर भी हम बताते नहीं हैं कि हमको 1000 रुपए का वर्थ लग रहा है। फिर हम सामने वाले को पूछते, कोई नहीं बताता, सामने वाले को पूछते हैं कि भाई भैया प्राइस कितनी है। अगर वो भैया सामने वाला बोलता है कि भाई 1500 रुपए की प्राइस है, तो हम जैसे तैसे करके उसको 1000 तक तो लेके आएंगे। अब याद रखना, अब उनका ऐसा बोलना था उस ये पूरी सिचुएशन में कि 1000 रुपए का प्रोडक्ट वर्थ लगा, सेलर को पूछा 1500 रुपए। अब मैंने आपको बोला था कि अगर मार्जिनल यूटिलिटी कम है और प्राइस ज्यादा है, जैसे इस एग्जांपल में वर्थ 1000 का लग रहा है, 1500 है, तो कंज्यूमर बाय नहीं करेगा। बट उनका बोलना है कि सर हमने बार्गेनिंग करके उसको 1000 रुपए तक लेके आए। अब याद रखना, अगर आपकी बार्गेनिंग होना बाकी है और 1000 रुपए तक आप लेके नहीं आए हो या 1000 रुपए तक लेके आओगे, इन दोनों चीजों में जब आपको फाइनल कितना देना पड़ रहा है वो प्राइस यहां पे बात करो। शुरू में उसने क्या प्राइस बोली, दैट इज नॉट रिलेवेंट। आपको कितना देना पड़ा है, व्हाट वी एक्चुअली पे। सामने वाले ने 1500 बोला, आपने अपने बार्गेनिंग के टैलेंट से उसको 1500 से 1000 तक लेके आए। कुछ कुछ लोग ये भी बोलेंगे सर 1000 क्यों, हमारा टैलेंट तो इतना है कि कोई 1500 बोलता है तो हम 500 में खरीद के लाते हैं। होता है, हर किसी का टैलेंट होता है, अलग अलग तरीके से वो कन्विंस कर लेते हैं हम। तो पॉइंट ये है कि निगोशिएट करने के बाद, बार्गेन करने के बाद जो प्राइस हुआ उस प्राइस के साथ हम कंपेयर कर रहे हैं। अगर वो आफ्टर बार्गेनिंग, याद रखना आफ्टर बार्गेनिंग वो जब बोलता है कि 1000 रुपए में लेके जाओ, तो आपका एमयू इक्वल्स टू प्राइस है और वो लोग वो चीजें खरीद लेते हैं। फिर ये बार्गेनिंग के ही केस में एक और सिचुएशन आती है कि सर हमें प्रोडक्ट देखा, हमने दुकान में प्रोडक्ट देखा, हमको वो 1000 रुपए का वर्थ लगा, हमने सेलर को प्राइस पूछी, उसने बोला 800 रुपए। अब हमको जितना वर्थ लग रहा था उससे कम प्राइस था, बट फिर भी हम निगोशिएट करेंगे। बार्गेनिंग की आदत है या बार्गेनिंग का टैलेंट है, तो हम और निगोशिएट करते, कन्विंस करते हैं सामने वाले को कि भैया हमेशा आपसे ही लेते हैं। फिर वो सामने वाला भी कन्विंस करता है, नहीं 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 बट इतने में तो हमारी खरीदी नहीं है। होता है, हर कोई सेलर का बाहर का होता है। सेलर बोलता है इतने में तो खरीदी नहीं है, इतना तो हमको लॉस हो जाएगा, ऐसा वैसा। फिर सामने से बोलते हैं भैया हमेशा से तो आपसे ही खरीदते हैं, हमेशा के कस्टमर है, आप रेगुलर कस्टमर को कम नहीं करोगे क्या, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये निगोशिएशन के नॉर्मल टैक्टिक्स होते हैं। पॉइंट ये है कि निगोशिएट करने के बाद, बार्गेन करने के बाद जो आपकी प्राइस आई, उस प्राइस के साथ
हम मार्जिनल यूटिलिटी को कंपेयर करेंगे और फिर उस चीज को देखेंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है रिलेटेड टू बार्गेनिंग कि आप गए, सेलर ने प्राइस बोला और अगर आप बार्गेन करने वाले हो, ध्यान रखना बार्गेन करने वाले हो तो प्राइस जो आप एक्चुअली पे करोगे वो बार्गेनिंग के बाद की देखना, पहली नहीं। क्योंकि फाइनली व्हाट वी एक्चुअली पे, अगर आप वो वर्ड्स भी पढ़ोगे, कंज्यूमर सरप्लस का फॉर्मूला लिखने के ऊपर जो दिया है वहां पे भी हमने देखा है व्हाट वी एक्चुअली पे, व्हाट वी आर रेडी टू पे माइनस व्हाट वी एक्चुअली पे। तो वो एक्चुअल में पे करना मतलब बार्गेनिंग के बाद वाला अगर प्राइस है तो उस प्राइस के साथ फिर आप ये कंपेयर करना, तब जाके ये सही से एप्लीकेबल रहेगा। अगर आप उसके पहले का ही अप्लाई करने की कोशिश करोगे तो फिर वो गलत होगा। बिकॉज अगर आप बार्गेन करके कम करवाने वाले हो और थोड़ा बहुत कम होने वाला है तो फिर वो आप एक्चुअल में पे करोगे बार्गेनिंग के बाद वाला, पहले वाला नहीं। तो ये ध्यान रखना। फिर एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आता है कि सर हेयर कट अगर हमको करवाना है, तो अगर हम हेयर कट करवाने जाते हैं तो सपोज हमने गए हेयर कट करने, जो भी पर्सन थे उनको बोला कि कोई अच्छा सा हेयर कट कर दो, हमें तो कुछ पता नहीं था, उन्होंने अच्छा हेयर कट करवा के दिया, बहुत अच्छा दिख रहा था और बहुत स्मार्ट वगैरह 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 हम दिख रहे थे। अभी फिलहाल तो बंद है, बट ऐसा हुआ। अब सर हमको वो हेयर कट बहुत ज्यादा पसंद आया, मतलब वो इतना अच्छा कि बहुत ही स्मार्ट दिख रहे थे, मतलब वो इतने स्मार्ट दिख रहे थे कि बिफोर आफ्टर में आपकी फोटो लगा सकते हैं। ये एक्चुअल क्वेश्चन है, जेन्युइन क्वेश्चन है किसी स्टूडेंट का कि हमने वो हेयर कट के लिए 200 रुपए दिए और 200 रुपए देने के बाद वो इतना अच्छा हेयर कट उसने बना दिया कि डायरेक्ट बिफोर आफ्टर में हमारी फोटो लग सकती है, यहाँ कुछ नहीं और वहां मॉडलिंग करने जा सकते, इतना अच्छा हेयर कट कर दिया। फॉर एग्जाम्पल कर लिया, हो सकता है एक्सपर्ट लोग होते हैं। अब वो हमको इतना अच्छा लगा कि जैसे फॉर एग्जाम्पल इतने अच्छे हेयर कट के लिए हम शायद 500 रुपए भी दे दे, रेडी टू पे। बट एक्चुअल उसका जो प्राइस पे किया, एक्चुअली पेड 200 रुपए। तो यहां पे 300 रुपए का हम बोल रहे कि सरप्लस हो गया। मार्जिन रेडी टू पे, मार्जिनल यूटिलिटी, एक्चुअली पे, प्राइस, एमयू माइनस प्राइस, कंज्यूमर सरप्लस आपको मिल गया। अब मैंने एक प्रपोजिशन लिखा था कि अगर मार्जिनल यूटिलिटी इज ग्रेटर देन प्राइस है तो बाय करेगा कंज्यूमर, उसको बाय करेगा एंड कंटिन्यू भी करेगा, बाय एंड कंटिन्यू। अब यहां पे इसका बोलना है कि सर हमको यहां सरप्लस मिल रहा है, हेयर कट तो अच्छा है, बट इसका मतलब ये तो नहीं कि हम बोलेंगे कि और बाल काट दे, ये जो है वो भी उड़ा दे, इतना मजा आ रहा है, ऐसा तो होगा नहीं। तो प्रॉब्लम ये है, हेयर कट इज समथिंग विच इज नॉट डिविजिबल। ये जो हेयर कट वाली सर्विस है वो डिविजिबल नहीं है। अगर आप एक सर्टन स्टाइल करवा रहे हो तो वो पूरा ही हेयर कट हो सकता है, आधा नहीं हो सकता। इस साइड करवा लिए, इस साइड का छोड़ दिया, ऐसा नहीं होगा। अगर आप एक सर्टन चीज करना चाहते हो तो वो कंप्लीट ही हो सकती है, और इसी रीजन की वजह से यहाँ डीएमयू एप्लीकेबल नहीं होगा या नहीं कर पाएंगे। इवन हमने ये जब एजम्पशंस पढ़ रहे थे वहां पे हमने एजम्पशन में डिविजिबिलिटी या एजम्पशन पढ़ा था, और वो पढ़ाते वक्त भी मैंने बोला था कि ये इस लॉ का लिमिटेशन है, क्योंकि आगे एक टॉपिक आएगा क्रिटिसिज्म ऑन द लॉ और लिमिटेशंस ऑफ द लॉ, वहां पे हम देखेंगे कि हम इनको नॉन डिविजिबल चीजों पे अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो अगर कोई चीज नॉन डिविजिबल है तो वहां डीएमयू का लॉजिक अप्लाई करना पॉसिबल नहीं। ये कुछ जनरल या रेगुलर डाउट्स जो आए थे वो हमने देखे। अब आज के डिस्कशन का आखिरी पार्ट जो है, मैंने बोला था डीएमयू का एक शेड्यूल मैंने दिया था जहां पे नंबर ऑफ यूनिट्स थे और मार्जिनल यूटिलिटी दिया गया था। यूनिट में 1 2 3 4 था, मार्जिनल में 10 7 3 एंड -2। अब मैंने पूछा था कि ये जो पर्टिकुलर शेड्यूल है ये सही है या गलत है, ये आपको बताना था। कुछ लोगों को ये ट्रिक क्वेश्चन लगा, क्योंकि मैंने वहां लिखते वक्त ऐसा कुछ लिख दिया था जब मैंने पिछला लेक्चर लिया था, तो राइट और रॉन्ग, तो ये WRI लिखने वाला राइट लिख दिया था। तो स्टूडेंट ने मुझे वो बोला कि सर ये तो ट्रिक क्वेश्चन है, ये तो आपने राइट लिखा है, तो ये वाला गलत है, बाकी सब सही है टाइप्स, या बाकी गलत है वगैरह ऐसा। अब ध्यान रखना, इसका जो मेजोरिटी स्टूडेंट्स की तरफ से जो आंसर आया है वो आंसर आया है कि ये शेड्यूल जो है ये गलत। याद रखना मैं लिख रहा हूं जो आंसर आया है गलत है, कि ये शेड्यूल गलत है। इसके पॉसिबल रीजन जब मैंने पूछे कि क्यों है,
तो पहला रीजन उन्होंने बोला, जैसे एक रीजन आया, नो पॉइंट ऑफ सटाइटी, यहां कोई पॉइंट ऑफ सटाइटी नहीं है। मतलब ही किसी किसी ने इसको अलग तरीके से एक्सप्लेन किया कि MU इज नॉट जीरो, मार्जिनल यूटिलिटी कहीं पे भी जीरो नहीं हो रही है, या टोटल यूटिलिटी कहीं मैक्सिमम नहीं हो रही, वगैरह 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 एक्सेट्रा। और इस वजह से ये आंसर जो है ये रॉन्ग है, ऐसा लोगों की तरफ से कि ये शेड्यूल जो है रादर ये गलत है, ऐसे आंसर्स आए हैं। बट नाउ प्लीज पे अटेंशन, दिस शेड्यूल इज नॉट रॉन्ग, इट इज करेक्ट शेड्यूल। अब जैसे ही मैंने ये करेक्ट बोला, पहला चीज जो आया होगा तो सिर्फ बताओ कि हमको यहाँ पॉइंट ऑफ सटाइटी कहाँ है, मार्जिनल यूटिलिटी जीरो कहाँ पे हो रही है। रुको जरा रुको, पॉइंट ये है कि अगर मैं फर्स्ट टू थर्ड यूनिट तक आता हूं, पहले से लेके थर्ड तक, तो 10, 7, 3, यहां तक तो क्लियर, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि यहां तक मार्जिनल यूटिलिटी डिक्लाइन हो रही है प्रॉपरली। अब प्रॉब्लम है यहां थर्ड और फोर्थ के बीच में। जो भी शेड्यूल हमने देखे उन शेड्यूल्स में हम ये देख रहे थे कि कहीं तो मार्जिनल यूटिलिटी जीरो हो रही है जहां टोटल मैक्सिमम है और पॉइंट ऑफ सटाइटी आ रहा है, और बाद में निगेटिव हो रहा है। पॉइंट ये है कि यहां पे भी पॉइंट ऑफ सटाइटी है, बट द पॉइंट ऑफ सटाइटी इज बिटवीन थर्ड एंड फोर्थ यूनिट। ये थर्ड और फोर्थ यूनिट के बीच में है। ऐसा हो सकता है, ऐसा होता है, डिविजिबल चीजों के साथ ही ऐसा होता है, और हमने देखा है कि कमोडिटीज डिविजिबल होनी चाहिए। पॉइंट ये है कि सिंपल सी बात है, अगर हम खाना खा रहे हैं, खाना खाते वक्त हम रोटी खा रहे, एक रोटी खाई, दो खाई, तीन पूरी खा ली, अब फोर्थ रोटी के 2 बाइट खाई या आधी रोटी खाई और मेरा पेट भर गया, फोर्थ का पूरा नहीं खाया, पेट भर गया, पूरा पेट भर गया, मतलब पॉइंट ऑफ सटाइटी आ गया बिटवीन थर्ड एंड फोर्थ। अब ऊपर की और आधी रोटी अगर मैं एक्स्ट्रा जबरदस्ती खाऊंगा तो मुझे डिससेटिस्फैक्शन होगा, और इसीलिए फोर्थ का जो पूरे फोर्थ का जो है वो मार्जिनल यूटिलिटी मेरे लिए निगेटिव है। थर्ड के ऊपर थोड़ा कुछ खिला दो तो मेरा वहां पॉइंट ऑफ सटाइटी आ रहा है, तो पॉइंट ऑफ सटाइटी इज बिटवीन समवेयर हियर। और फिर जो लोगों का बोलना है कि सर MU तो जीरो हुआ ही नहीं, कहीं तो चला गया, इवन अगर हम इसको ग्राफ पे भी प्लॉट करते हैं, मतलब अगर हम इसका डायग्राम भी निकालते हैं कि यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी y पे, यहाँ पे यूनिट्स अगर मैं लेता हूं, और यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, तो यहाँ पे होगा ये कि मार्जिनल यूटिलिटी कर्व जहां से भी आएगा तो वो जो पॉइंट ऑफ सटाइटी है वो थर्ड और फोर्थ के बीच में कहीं तो भी आएगा, यहां पे वो पॉइंट ऑफ सटाइटी आएगा, एग्जैक्टली थर्ड पे ही पूरी वांट सेटिस्फाई होगी, थर्ड यूनिट पे ही पूरी वांट सेटिस्फाई होगी, या फोर्थ पे ही होगी, बीच में नहीं होगी, ऐसा नहीं होता है। इवन जैसे ये खाने के लिए बात की, पानी की भी बात कर सकते हैं, पानी पीना है, एक गिलास पिया, दूसरे गिलास में थोड़ा सा 2-3 सिप पिए और हो गया, पूरी प्यास फुलफिल हो गई। जबरदस्ती पियोगे तो डिससेटिस्फैक्शन होगा। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि ये जो दिया हुआ शेड्यूल है ये करेक्ट है, यहां मार्जिनल यूटिलिटी जीरो हो रही है बट बिटवीन थर्ड एंड फोर्थ यूनिट समवेयर, और इसीलिए हम बोल रहे हैं कि ये शेड्यूल जो है ये सही है। प्लस लॉ ऑफ डीएमयू का अजम्पशन है कि ये डिविजिबल यूनिट्स को, डिविजिबल प्रोडक्ट्स को ही एप्लीकेबल होता है, और उस डिविजिबिलिटी की वजह से हम बोल रहे हैं कि ये जो शेड्यूल है ये सही है और आप इसको फॉलो कर सकते हो। सिर्फ इतना है कि राउंड फिगर नंबर्स नहीं आएंगे। आप कोई भी टेक्स्ट बुक देखो, डाइजेस्ट देखो, या कोई भी पर्टिकुलर कोई भी रेफरेंस बुक देखो, यूजुअली क्या है, नोट्स हो, टेक्स्ट बुक हो, रेफरेंस बुक हो, इन सब में सिखाने का पर्पस होता है, और उसके लिए यूजुअली शेड्यूल्स हमेशा नॉर्मल रखे जाते हैं, राउंड फिगर रखे जाते हैं। जैसे अगर आप देखोगे तो टोटल और मार्जिनल यूटिलिटी का शेड्यूल जो हमने देखा था, जहां मार्जिनल यूटिलिटी 10, 8, 6, 4, 2, 0, राउंड फिगर रखा जाता है, इसलिए ताकि लिखने में, याद करने में आसानी हो। पर इसका मतलब ये नहीं कि ऐसी रैंडम पॉसिबिलिटीज वहां नहीं है, डेफिनेटली ऐसी पॉसिबिलिटीज है। ये शेड्यूल सही है, यहाँ पॉइंट ऑफ सटाइटी जो है वो है बिटवीन थर्ड एंड फोर्थ यूनिट। अब उसमें एग्जैक्टली कहा है वो तो कंज्यूमर पे डिपेंड करेगा कि कहा है, बट इस शेड्यूल के हिसाब से वहां वो पॉइंट ऑफ सटाइटी आता है।
ये आपको ध्यान रखना है। सो ये सारे डिस्कशंस हमने कर लिए अभी तक के सेशंस के। फिर इसके बाद एक्सेप्शंस ऑफ द लॉ ऑफ डीएमयू, फिर उसके बाद क्रिटिसिज्म्स ऑन द लॉ, सिग्निफिकेंस एंड रिलेशन बिटवीन मार्जिनल यूटिलिटी एंड प्राइस। ये टॉपिक, इतने ही टॉपिक बच जाएंगे। तो यहाँ से आगे 3 या एट द मोस्ट 4 सेशंस होंगे और उसमें आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो अभी के लिए हम इतना ही डिस्कस करेंगे, बाकी का बाद में। थैंक यू।